देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा इलेक्शन कमीशन। घंटी बजाते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस का आरोप, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, उसे जगाने के लिए घंटी बजाई जा रही है। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल शिकायत करने पहुंचा है विजयपुर चुनाव को लेकर। निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी से हम अपने प्रमुख नेताओं के साथ, जिसमें राजीव सिंह जी हैं, दनोपिया जी हैं, हमारे प्रदीप भाई हैं, त्रिपाठी जी हैं, रवि है, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, हम सब लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए। हमने उनको ज्ञापन दिया। आज तक के इतिहास में मैंने 7 चुनाव लड़े हैं। अनेकों बार मैं विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैंने चुनाव में इस तरह की अराजकता, हिंसा, अशांति और धांधली मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। न इसकी कल्पना करी थी कि भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का इतना बुरा हाल होगा। 500 लोग खड़े हुए हैं गाँव में, पुलिस गुंडों के साथ खड़े होकर उनको मतदान करने से रोक रही है। पोलिंग बूथों पर जो आदिवासी समाज के लोग, जिनको विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, उनको अपराधियों की तरह मारपीट उनके साथ की जा रही है। वो लहूलुहान और रक्त रंजित हो रहे हैं। इसका मैंने वीडियो आप सब लोगों को डाला है। बिना प्रमाण और बिना कंटेंट के हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो ज्ञापन दिया है उस हर विषय के वीडियो दिए हैं मुख्य अधिकारी निर्वाचन आयोग के, और जेपी धनोतिया जी ने ज्ञापन बनाया है। हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं, वीडियो लगाए हैं और उनको दिए हैं। माइनॉरिटी के वोट नहीं डालने दिए जा रहे, आदिवासियों के वोट नहीं डालने दिए जा रहे, और टारगेटेड चिन्हित जो लोग कांग्रेस को वोट कर सकते हैं उनके वोट ब्लॉक किए जा रहे हैं। बुधनी के 137 पोलिंग बूथ पर महिला बाल विकास की बालवाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठी हैं। अंदर बैठने का उनको अधिकार है, क्योंकि वो चिन्हित करती हैं कि कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा। वृद्ध आदमियों के भी वोट डलवा देती हैं। उनके अंदर रहने पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बीजेपी का प्रचार कर रही हैं। वो महिलाओं से ये पूछ रही हैं, आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे कि नहीं, और अगर मिल रहे हैं तो अपना नाम बताओ। उसका नाम नोट कर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप अगर वोट नहीं देंगे तो अगले महीने से आपको ये राशि मिलना बंद हो जाएगी। अनेक प्रकार के तौर तरीके अपनाकर, चाहे जो भी करना पड़े, बीजेपी विजयपुर और बुधनी चुनाव जीतने के लिए आमादा है। हम लोग पहले से कह रहे थे, किसी भी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी का मकान गिराना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के जवाब में आपको ये देखना पड़ेगा कि मकान की परमिशन है या नहीं है। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करके मकान बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर मकान बनाया गया है, सारी परमिशंस हैं, नियमानुसार है, तब बुलडोजर कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि बिना नियम, प्रक्रिया और संचालन के इस तरह से किसी का भी मकान बुलडोजर के द्वारा नहीं गिराया जा सकता है। इस पर रोक लगाई है। जिस तरीके से पहले भी हमारा प्रतिनिधिमंडल आके यहाँ पे निर्वाचन आयोग को सूचना दी थी कि उपचुनाव के जिले में भाजपा के गुंडे मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, हम ज्ञापन देते हैं, सूचना देते हैं, निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता।
जिन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है उस जिले में राजस्थान के गुंडे आके रात के अंधेरे में गोलीबारी करते हैं, मतदाताओं को डराते हैं, धमकाते हैं, मतदान करने से रोकते हैं। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, पुलिस विभाग क्या कर रहा है? आज हम निर्वाचन आयोग के पास वापस आए हैं। हमें जानकारी मिली है कई मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। निर्वाचन आयोग सख्त कदम उठाए, उन मतदाताओं का वोट सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग अगर अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं करेगा तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पे धरने पे बैठेगा और हम हमारा विरोध प्रदर्शित यहाँ पे करेंगे। निर्वाचन आयोग सो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, इसलिए हम घंटी बजा के निर्वाचन आयोग को जगाने आए। निर्वाचन आयोग जागे और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बरखेड़ी अब्दुल्ला में बनेगी 5000 गोवंश क्षमता वाली गौशाला, मुख्यमंत्री मोहन जल्द करेंगे भूमि पूजन। इसके निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की आएगी लागत। 6 महीने में तैयार करने का रखा गया है लक्ष्य। गौशाला में गायों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। ये गौशाला पूरी तरह से अत्याधुनिक होंगी और इसका संचालन नगर निगम भोपाल के हाथों में रहेगा। यहाँ पर किस प्रायोजन से आज आए और क्या बनने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने गौवर्ष घोषित किया है और सभी जगह ग्वालियर में, इंदौर में, सब जगह प्रयास कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता को निराश्रित गौवंश जो रोड पे घायल घूम रही है, जिसके कारण आम जनों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो वह एक ऐसी स्थिति है कि गौ माता की सेवा भी हो जाए और किसानों को कोई परेशानी न हो। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए एक व्यवस्था यहाँ प्रदान करने की व्यवस्था शासन के द्वारा बनाई जा रही है। कितनी गौ माता यहाँ पर उस गौशाला में? लगभग चाहे जितनी आ जाएंगी, लेकिन 10,000 का प्रकल्प लेकर के चला जा रहा है कि 10,000 गौवंश की रहने की क्षमता, उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं, 10,000 गौवंश की व्यवस्था प्रथम चरण में इनको लेकर के चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कितनी जमीन अभी उपलब्ध करा हुआ? ये तो कलेक्टर साहब ने देखा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, काफी बन चुका है और उस पर निर्भर है, लेकिन फिर भी जितनी पर्याप्त जगह है यहाँ, उससे कम ही जगह अपने को चाहिए, क्योंकि खुली जगह है इसलिए मिल जाएगी। क्या लगता है आपको कि ये जो प्लान मोहन यादव का है ये कैसा है? इससे बेहतर तो कुछ है नहीं। धर्म रक्षित रक्षिता, जिन्होंने धर्म की रक्षा की है उसकी धर्म रक्षा करती है, और ऐसा यह प्लान के लिए किसी उपमा की मतलब सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में किसी भी शासन के द्वारा, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश में भी किसी और भी मुख्यमंत्री के द्वारा इतना बड़ा एक प्लान गौ माता के लिए नहीं खड़ा किया गया है। इसलिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बरखेड़ा अब्दुल्ला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि एक बड़ी भोपाल में गौशाला बनाई जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी हो सकता है, कहाँ पे गाय के लिए शेड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 5 से 10,000 की कैपेसिटी की एक बड़ी गौशाला का निर्माण यहाँ पे करने की प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग होने के बाद में शीघ्र ही इसी माह माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 2-3-4 महीने में गौशाला बन जाएगी। जबलपुर जिले के गढ़ा थाना अंतर्गत आने वाले ईसाई मोहल्ला में इन दोनों सामाजिक तत्वों का बोलबाला है। आलम यह है कि उनके द्वारा की जाने वाली गलत गतिविधियां और सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करने के माहौल को लेकर क्षेत्र के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। और जब इसका विरोध क्षेत्र के शर्मा परिवार ने किया तो क्षेत्रीय बदमाश विक्की सोनकर द्वारा अपनी अन्य महिला साथियों के साथ मिलकर शर्मा परिवार को सबक सिखाने का मन बना लिया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा घर में घुसकर शर्मा परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित परिवार से आरती शर्मा ने पुलिस को बताया कि विक्की सोनकर द्वारा उनके घर में जबरदस्ती घुसकर धारदार हथियार से उनके पति पर जानलेवा हमला किया गया और फिर उन्हें अपने साथ ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद आरोपी द्वारा उसे गोरखपुर क्षेत्र में अधमरी हालत में फेंक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस में की गई है। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा महिला सहित 4 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य फरार की तलाश की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी? किसने मारा था आपको? विक्की सोनकर और पीहू विश्वकर्मा। किस बात को लेके मारा था? वो हमारे घर के सामने आए दिन वो नंगाई करते हैं वो, और वो गंदी हरकत करते हैं। तो उसी पे मैंने मना किया कि भैया ये सब यहाँ पे मत करो, नहीं तो क्या हमारे घर में भी लड़की है तो उसके पे भी असर पड़ सकता है। बस इतना मैंने बोला हूँ तो इन लोगों ने हमसे मतलब हाथापाई करने लगे। कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम
4 से 5 लोग थे। ये पूरा घटना का नाम कहाँ का है? ये प्रेमनगर ईसाई मोहल्ला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी प्रेमनगर ईसाई मोहल्ला में रहते हैं। और ये आरोपी जो है ये कहाँ के है? ये गुप्तेश्वर का है। अच्छा, किस चीज़ से हमला किया इन लोगों ने? इनने तलवार से मारा है और पीहू विश्वकर्मा ने डंडे से मारी है, बांस का डंडा रहा, इससे मारे हैं। और गुप्तेश्वर पहाड़ी में ले जाके मेरे को मारे हैं, घर से ले जाके। हेलो, तो ये कहाँ से ले गए थे आपको उठा के? हमारे घर से ले गए, घर में पहले हमला किए हैं। अच्छा, आपका नाम? जी मनोज शर्मा। क्या हुई थी आपके पति को किसने मारा, क्या घटनाक्रम था? मेरे हस्बैंड को विक्की सोनकर ने मारा और पिया भी शामिल है उसमें। वो मेरे घर में आई, पहले उन्होंने लात मारे और तलवार मार के गेट तोड़ दिए, बॉटलें मारे, घर में घुस के तलवार मारे मेरे हस्बैंड को और टांग करके ले गए। और बोलते हैं कि तुम लोग करोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बच्चों को, सबको मार डालेंगे हम। और बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की कहीं निकलेगी तो उनको हम लड़कों से छिड़वाएंगे, मरवाएंगे। ये पूरा घटना का नाम कहाँ का है? ये ईसाई मोहल्ला गड़ा थाना लगता है। इसके पहले भी आप लोगों को? हाँ, इससे पहले भी बहुत कुछ इससे पहले भी उन्होंने गेट और तोड़े थे, बहुत मारा पीटी करे थे, तो हमने रिपोर्ट लिखवाए थे पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वजह क्या है मानने की? वजह ये है उन लोग गंदी हरकतें करते हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आए दिन गंदी गंदी गाली बकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आरती शर्मा। आपके पति का? मनोज शर्मा। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं उनकी? ये तो मैं देखी नहीं हूँ, मतलब बहुत सी जगह चोटें आई हैं, पूरी शरीर में चोटें आई हैं। आपका नाम? आपका एक बार नाम बताइए। मेरा आरती शर्मा नाम है। सर, कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला किया था, आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ मामला था? 2 दिन पहले मनोज शर्मा जो सुप्तेश्वर मंदिर के पास ईसाई मोहल्ला है वहाँ निवास करता है, उसी के घर के पास पीहू विश्वकर्मा जिसे पीहू सरदार भी बोलते हैं वो वहाँ पर निवास करती है। इसके घर पर विक्की सोनकर जो गोरखपुर क्षेत्र का रहने वाला है उसका इसके घर पे आना जाना रहता था। ये आए दिन वहाँ पर दारू पी के उत्पाद करना, गाली गुप्तार करना, ये सब चीज़ें किया करते थे जिससे मोहल्ले वालों को परेशानी हुआ करती थी। मनोज शर्मा ने यहाँ दारूखोरी करने और वो लड़ाई झगड़ा करने से इन लोगों को मना किया। इसी बुराई को लेकर, इसी बात को लेकर परसों पीहू विश्वकर्मा और विक्की सोनकर ने अपने 4 अन्य साथियों को बुला लिया और इसके साथ मारपीट की और गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर बैठाकर इसको रेंजर पहाड़ी लेकर वहाँ पर भी इसके साथ मारपीट की, जिसमें हत्या के प्रयास व अपहरण के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन व निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें एक टीम का गठन किया और चंद घंटों के अंदर प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की सोनकर, पीहू विश्वकर्मा, एक नाबालिग अपचारी और विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। गोरखपुर क्षेत्र का जो बदमाश है विक्की सोनकर, इसके ऊपर लगभग 12 मामले पंजीबद्ध हैं। पीहू के ऊपर लगभग 4 मामले पंजीबद्ध हैं। इनके ऊपर और अन्य आरोपियों का भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के अपराध है इनके ऊपर? विक्की सोनकर पर मारपीट संबंधित अपराध है और ये इसके ऊपर जो 4 मामले हैं वो भी मारपीट संबंधी अपराध है। जो अन्य आरोपी जो फरार हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी ली जा रही है और जो अन्य जो आरोपी फरार हैं उनका भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। सर, बात की जाए जिस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, वजह क्या निकली, इनको मारने का क्या उद्देश्य था? वजह ये है कि पीहू विश्वकर्मा के यहाँ विक्की सोनकर का आना जाना हुआ करता था। ये थोड़े शराब पी के आए दिन वहाँ चिल्ला चोट करना, गाली गलौज करना, वहीं बैठ के शराब पीना, इन चीज़ों के लिए मोहल्ले वाले लोग इसको मना करते थे। मनोज सोनकर ने भी इसको मना किया। इसी बात को लेके ये रंजिश रखे हुए थे कि हमें क्यों रोकते टोकते हैं, हमें क्यों मना करते हैं। यही बुराई थी और इसी बुराई को लेके इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन निर्देशन में तत्परता से कार्रवाई की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसके बाद कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भी मौजूद थे। बता दें कि समारोह का शुभारंभ शाम 4 बजे से शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी सहित सांसद अनिल फिरोजिया भी मंच पर मौजूद रहे। आज आपके माध्यम से इस मंच पर शास्त्रीय संगीत के
पंडित उदय भवालकर जी, सितार वादन के पंडित अरविंद पारिक जी, शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, मणिपुर नृत्य के गुरु कलावती देवी जी राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमान PR दरोजा जी मूर्तिकला, रघुपति भट्ट चित्रकला के साथ रंगकर्म की सेवा के लिए भानु भारती, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता सम्मानित हो रहे हैं। आपके हाथों से होने वाले इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास समारोह के इस पवित्र मंच पर ये गौरवान्वित होते देख करके हमारे आंखों में और मन में आनंद के साथ उस गौरवशाली पृष्ठ से जुड़ते हैं, जिसके कारण से सम्राट विक्रमादित्य का वो नवरत्नों का दरबार, जिसके कारण से उज्जैन से यहाँ की सांस्कृतिक ध्वजा दुनिया में अलग प्रकार से लहराती आई है। आज के इस अवसर पर आपका स्नेह आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। बोले महाकाल महाराज की। आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन के गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर
हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक धर्म नगरी उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार और मालविकान्य मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है। 6 दशक से ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है, राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और उसमें हर नागरिक को आहुति देनी है और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है
कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जबलपुर जिले की पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खेरमाई वार्ड में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया द्वारा 360 गोत्रीय खटिक समाज सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार के लिए 30 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। एकादशी के पावन अवसर पर आयोजित इस भूमि पूजन को लेकर क्षेत्र के सामाजिक बंधु और माताएं बहनें काफी उत्साहित दिखी। सामाजिक भवन के जीर्णोद्धार को लेकर विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि लंबे समय से खटिक समाज के इस भवन को जीर्णोद्धार किए जाने का संकल्प चल रहा था और आखिरकार आज एकादशी के पावन पर्व पर इसका शुभारंभ कर दिया गया है। वर्तमान भवन के ऊपर 2 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा, जिससे सामाजिक बंधुओं के धार्मिक आयोजन एवं मांगलिक आयोजनों के लिए समुचित जगह और व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी गैस दोनों को बोला तो हो गया जी भैया। खेरमाई वार्ड स्थित खटीक मोहल्ला 360 गोत्री खटीक समाज था। तो सामाजिक भवन और जो अव्यवस्थित स्थिति में था उसका जीर्णोद्धार लगभग 30 लाख की लागत थी। क्षेत्र की लंबी समय की ये मांग थी और सबसे ज़्यादा क्षेत्र के लिए उपयोगी भी ये सामुदायिक भवन है। अच्छा व्यवस्थित बने, सुविधाजनक बने, ये प्रयास है कि छोटे मोटे मांगलिक कार्य के अलावा और सामाजिक कार्य लोग अच्छे से कर सके, सुविधाओं के हिसाब से कर सके। इसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 मंजिल, तो आज इसका भूमि पूजन किया। आज का दिन चूँकि देव उठनी 11 का दिन है और शुभ दिन था, इसलिए क्षेत्र की सभी माताओं बहनों को, सभी बुजुर्गों को और सभी साथियों को देव उठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सब की मनोकामना पूरी करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज ये भूमि पूजन किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने लगाया आरोप, विजयपुर में खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी। जी हां, आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इन घटनाओं पर आखिर क्यों मौन है? उन्हें जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों, कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे हैं। बीजेपी अपनी हार से बौखलाई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आदिवासियों और दलितों पर लगातार कर रहे हैं अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर आए फैसले पर बोले, आदेश बीजेपी के नेताओं पर तमाचा है जो किसी व्यक्ति का घर नेस्तनाबूद कर देते थे। बीजेपी जो गुंडागर्दी चल रही थी उस पर इस निर्णय से रोक लगेगी। आशा करते हैं कि अब बीजेपी के नेता संविधान का पालन करेंगे। निश्चित ही चुनाव चल रहा है दोनों विधानसभाओं में, लेकिन बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जितना मेरे संज्ञान में आया, लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा और शासन के जो चिन्हित अधिकारी जिनको लेकर के गए थे वहाँ गुंडागर्दी आतंक फैलाने के लिए, उनके संरक्षण में वहाँ पे लूट की जा रही है। और तमाम ऐसी घटनाओं, कल शाम से ही कई ऐसे गांव हैं खास तौर पे जहां दलित समाज और आदिवासी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है। इन गांव में विशेष रूप से वहां के गुंडे, कुछ राजस्थान के, कुछ वहां लोकल के गुंडे जो है जाकर के उनको वोट डालने से रोक रहे हैं या उन पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करें। इसके लिए कल भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी। आज हमारे सीनियर डेलीगेशन नेताओं का अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाएगा और उनसे कहेगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है इसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन घटनाओं पे मौन धारण करे बैठा है, ये सोचने का विषय है। रात में मैंने 12, साढ़े 12 बजे भी चुनाव आयुक्त को फ़ोन लगाया था, उनका हालांकि फ़ोन ना उठाया ना वापस आया है। कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कोई इनको ऐसे दिशा निर्देश दिए हुए हैं मोहन सरकार के द्वारा कि भाई अब कोई भी कांग्रेस की शिकायत आपके पास आए तो उनके फ़ोन मत उठाइए, एक दिन जो भी गुंडागर्दी लूट हो रही है उसको होने दीजिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष मतदान होना चाहिए विजयपुर में, और जिस भी प्रत्याशी के भाग्य में जो भी जनता का आशीर्वाद के रूप में परिणाम लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। गुंडागर्दी से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। मुझे लगता है बीजेपी को बौखलाना नहीं चाहिए अपनी हार से
और जो भी जन का निर्णय है, जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए, निष्पक्ष मतदान में मदद करनी चाहिए। पहली बार हो रहा है कि आपके वहां तो होता है, लेकिन इधर तो शिवपुर तरफ नजरबंद करना कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी किया है, अटेर के उपचुनाव में भी ये हो चुका है और चंबल में अमूमन इस तरह क्या किया जाता है कि दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्याशी के संरक्षण में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार और जो उनके गुंडे तत्व के लोग हैं, जो उनके पार्टी के कह लें या उनसे जुड़े हुए लोग, वो तो खुलेआम गुंडागर्दी मचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को बेचारे को बैठा लिया है और इनके जितने गुंडे तत्व के लोग हैं वो आदिवासी और दलित समाज के लोगों की पोलिंगों पर जा रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस ने उनको छूट दे रखी है, पुलिस उन पोलिंगों पर जाती नहीं है और जाती है तो पहले सूचना दे देती है कि भाई फोर्स आएगा तब तक तुम इधर उधर हो जाना। खुलेआम हथियार और कारतूस लेकर के घूम रहे हैं गुंडे, तो इसमें किसका संरक्षण है और चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? मुख्य बिंदु यह है। अब जो भी अपराधी हो, आरोपी हो, पहले नोटिस भेजना होगा, फिर ही आप बुलडोजर की कोई कार्रवाई करेंगे, सीधे कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई हाँ संवैधानिक बताया। ये निश्चित ही जो आदेश आया है ये एक तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के निर्णय के ऊपर जो चंद घंटों या चंद मिनटों के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का घर नेस्ता नाबूद कर देते थे। चूंकि पहले से यह नियम है, कायदे हैं, कानून है, देश में संविधान है कि यदि किसी ने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उसको बाकायदा विधिवत नोटिस दिया जाता है, उसको समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जेसीबी आई, घर तोड़ दी, कार तोड़ दी। ये जो गुंडागर्दी चल रही थी बीजेपी की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसका स्वागत करते हैं हम लोग और निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद ये जो गुंडागर्दी थी इस पर रोकथाम लगेगी और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की भावना से काम नहीं किया जाएगा। हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता इससे कुछ सीखेंगे और आने वाले वक्त में अब संविधान का और नियमों का, कायदों का पालन करेंगे।